हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जयश्री गोगिया। वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री के क्लास 10th का नया चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसे कि बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं तो हमारे पास इनफ टाइम नहीं है। अब हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे स्टडीज़ करेंगे जिससे हम 90% से ऊपर स्कोर तो कर पाएँ, लेकिन हमारे को टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो इसीलिए मैं आप स्टूडेंट्स आप सबकी हेल्प के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही शॉर्ट करके और बहुत ही सारा समराइज़ करके आपको बताने जा रही हूँ। और जितना आप मेरे कहने के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज़रूर ही आपके 90% या उससे अबव मार्क्स स्कोर करेंगे, बट डेफिनेटली उतना तो आप करना है। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं चैप्टर शुरू करने जा रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक ज़रूर हो, ताकि मैं कुछ मार्क कराऊँ तो आपके पास बुक में मार्क हो जाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस चैप्टर में से बुक्स में से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, बुक्स की लाइन्स ही आ जाती हैं, और अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हुई है तो आपको वो चैप्टर पता ही नहीं चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग मैनी मोर टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो अगर हमारा चैप्टर शुरू करेंगे तो चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में ही आप देखेंगे द फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ पर हमारे को चैप्टर के जो नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर है वो 1920 के बाद की स्टोरी शुरू कर रहे हैं, जब महात्मा गांधी आ रहे थे इंडिया। महात्मा गांधी के आने से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, जिसके इम्पैक्ट हमारी इंडिया पे बहुत बुरा पड़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने अपने इंपीरियल रूल ब्रिटेन की हेल्प करी थी। वो ये सोचकर करी थी क्योंकि ब्रिटेन हमारी को आगे इंडिपेंडेंट कर देगा, पर ब्रिटेन ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसके कारण हमारी इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर पड़ा। क्या क्या असर पड़ा, यही आपके पास क्वेश्चन में आता है। हाउ कैन यू से दैट द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। या तो ये क्वेश्चन आ जाता है, या ये क्वेश्चन आ जाता है कि इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी, या इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबका आंसर एक है, आपने उसमें लिखना है। 1, कस्टम ड्यूटी रेज हो गई थी हमारी कंट्री में। सेकेंड, हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था। वॉर की वजह से डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से हमारे आम सिविलियन पे बहुत ज़्यादा खर्चे इंपोज कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वही सब हमारे साथ हुआ था। आम सिविलियन बहुत खर्चे उस पर इंपोज हो गए थे, जिसकी वजह से प्राइजेस एकदम ऊपर की तरफ बढ़ गए थे, हर चीज़, हर कमोडिटी के। थर्ड, ये हमारे प्राइसेस रेज्ड अप। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, हमारे ड्रॉट्स और फेमाइंस हमारे यहाँ पर बहुत अकर हो रहे थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल्स की डेथ हो गई थी। फिफ्थ पॉइंट, फोर्स रिक्रूटमेंट हमारे यहाँ पर करवाई जा रही थी डिफेंस में भेजने के लिए। नाउ व्हाट इज फोर्स रिक्रूटमेंट? ज़बरदस्ती लोगों को, यहाँ के इंडियंस को, हमारे यहाँ पर इंडियंस को सेना में भर्ती किया जा रहा था, ताकि वो जाकर फ्रंट पे लड़ाई करें ब्रिटेन की तरफ से। नाउ 5 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। कस्टम ड्यूटीज रेज हो गई थी और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया था। साथ में हमारे प्राइजेस बहुत बढ़ गए थे। यहाँ पर ड्रॉट्स ऑफ फेमाइंस अकर कर रहे थे फ्रिक्वेंटली, जिसकी वजह से एपिडेमिक्स हो रहे थे, और एपिडेमिक्स की इसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी। प्लस आप फोर्स रिक्रूटमेंट का पॉइंट भी लिखेंगे, आपके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। 5 पॉइंटर्स में आंसर लिखिए, उसके पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखिए और एंड में कंक्लूजन पार्ट लिखिए। आपका आंसर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली कंप्लीट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में लिखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, आंसर में लिख लिए हाँ इसकी वजह से ही, इसी वजह से ही हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन रेज हो गई थी। सेकेंड क्वेश्चन इसके चैप्टर में से रेज होता है अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी जब इंडिया आए थे तो उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया था। इंडिया में सत्याग्रह उन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इससे पहले वो साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह का मोटिव लेकर और वहाँ से सक्सेसफुली इसको कर मेंशन करके आए थे। वहाँ पर इन्होंने जब सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया था तो उस सत्याग्रह के अंडर इन्होंने रेसिज्म के अंडर वहाँ पर रेसिज्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और वहाँ पर वो सक्सेसफुल रहे थे। नो व्हाट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह कहना सत्याग्रह मीन्स कि आप किसी भी फिजिकल फोर्स में नहीं पड़ेंगे। इट मीन्स योर वॉइस फॉर ट्रूथ, दैट मीन्स योर पावर फॉर ट्रूथ। आप ट्रूथ के लिए स्टैंड कर रहे हैं, और आप जब भी आप ट्रूथ के लिए स्टैंड कर रहे हैं मीन्स कि आपको नॉन वायलेंस तरीके से, आप कहीं भी अपने नॉन वायलेंस तरीके से आप फाइट कर रहे हैं जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स गांधी जी वॉन्टेड टू से कि अगर आपका आइडिया और आपका पाथ करेक्ट है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस ही लेनी है। दैट वाज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने ये सत्याग्रह कहाँ कहाँ लॉन्च किया? ये 3 जगह पर लॉन्च किया। दैट इज अगेन वे मैप वर्क क्वेश्चन कि आपने गांधी जी ने इस सत्याग्रह को कहाँ लॉन्च किया? 1916, 1917 एंड 1918 में।
1916 में गांधी जी ने लॉन्च किया इसको पीजेंट्स के अगेंस्ट, पीजेंट्स के फेवर में उन्होंने लॉन्च किया। दैट वाज इन बिहार चंपारण। उन्होंने पेजेंट्स इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए उन्होंने किया, क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जा रहा था इंडिया में, ब्रिटेन कर रही थी। 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया? क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी इन बहुत सारे पीजेंट्स को क्रॉप फेलियर की वजह से वो भी रेवेन्यू नहीं फेस कर पा रहे थे, उसको भी पे नहीं कर पा रहे थे। देन गवर्नमेंट को पे ना करने की वजह से उनको भी बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था। थर्ड, उन्होंने 1918 में उन्होंने गुजरात मिल वर्कर्स के लिए, गुजरात में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए ये सत्याग्रह फ्रेम किया था, वो भी सक्सेसफुल हो गया था। यहाँ तक तो आपके सत्याग्रह का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दैट व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की आपको डेफिनेशन लिखनी है, प्लस 3 सत्याग्रह मेंशन करने हैं। अगर एक क्वेश्चन ऐसे नहीं तो मैप वर्क में कहीं ना कहीं ये आने के चांसेस होते हैं कि 1916 में कहाँ हुआ, 1917 में, 1918 में। अदरवाइज आपको मार्क दे कर दिया जाएगा ABC करके मैप में कि ये बताइए कि यहाँ पर किन कॉटन मिल वर्कर्स के लिए हुआ था, तो आपको पर्टिकुलर जगह मेंशन करनी है, राइट। देन आता है हमारे पास राउलेट एक्ट के बारे में। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द इशू ऑफ राउलेट एक्ट। यहाँ पर आपको राउलेट एक्ट का मेंशन करना है। राउलेट एक्ट जो हुआ था वो गांधी जी की सक्सेस को देखते हुए कहीं ना कहीं ब्रिटेन अब इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी अवेयर हो गई थी कि कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएटिव ना हो हमारे लिए, कहीं इसकी वजह से ये दिक्कत ना आ जाए। राउलेट एक्ट उन्होंने फ्रेम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि किसी भी ट्रायल को नहीं करा जाएगा, कोई भी ट्रायल फेस नहीं करा जाएगा प्रिजनर को। अगर उन्हें किसी भी सत्याग्रही पे डाउट हुआ, कोई भी वायलेंस या कुछ भी सत्याग्रही को के खिलाफ हमें अगर कुछ एविडेंस पाया गया तो हम इमीडिएटली उसको जेल में डाल देंगे, जेल में ठूस देंगे और उस पर कोई ट्रायल नहीं होगा। 2 इयर्स के लिए उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कहें तो राउलेट एक्ट में उन्होंने कहा था दैट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको मेंशन करना है, 1 मार्कर MCQ क्वेश्चन है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1919 में इसे पास किया था। और इसमें क्यों, why it was not acceptable by Indians, why it was not acceptable by Indians, because no Indian members was in the support of this act। क्यों इन्होंने बोला था, इसमें इस एक्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी कि आप किसी भी तरह से अगर आपको किसी पे भी डाउट होता है आप विदाउट ट्रायल बेसिस के उनको जेल में ठूस दीजिए फॉर 2 इयर्स। इसलिए ये राउलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने भी आवाज़ उठाई और 6 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया हम हड़ताल करेंगे, नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। अभी वो नेशन वाइड सत्याग्रह का प्लान कर ही रहे थे, तो नेशन वाइड सत्याग्रह का प्लान करते करते ही इमीडिएट पता चला ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से सत्याग्रहीज पे डंडे बरसाने शुरू कर दिए, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जब ऐसा सब हो रहा था तो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में कहीं भी गांधी जी को भी अमृतसर आने को मना कर दिया गया। गांधी जी को भी मना कर दिया गया कि आप दिल्ली एंटर नहीं करेंगे, नॉट इन अमृतसर, आप दिल्ली एंटर नहीं करेंगे। वहाँ पर उनको जब दिल्ली एंटर करने को मना कर दिया गया तो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ अमृतसर में ही 12 को एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। और वहाँ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन में भी गांधी जी के फेवर में बातें हो रही थी और गांधी जी के बारे में बातें हो रही थी कि हाँ वो गांधी जी बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आए हैं। जब ऐसे ही में ही उनको फिर सत्याग्रहीज को अरेस्ट कर लिया गया और वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। जब मार्शल लॉ इम्पोज हुआ अमृतसर में तो काफ़ी लोगों को, विलेजर्स को जो कि बहुत इनोसेंट थे, उनको पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है। नाउ व्हाट इज़ मार्शल लॉ? मार्शल लॉ में ये कहा जाता है कि आपको कहीं भी गैदरिंग नहीं करनी है। अगर अबव 4 मेंबर्स अगर आप गैदरिंग में पकड़े गए तो सबको या तो शूट भी कर दिया जा सकता है या जेल में डाल दिया जा सकता है। अब विलेजर्स, हमारे यहाँ पर जो फेस्टिवल, पंजाबीज का फेस्टिवल 13 अप्रैल को वैसाखी है, तो इस फेस्टिवल को मनाने के लिए काफ़ी लोग जो थे जलियांवाला बाग, दैट वाज इन अमृतसर, तो उसमें वहाँ पर इकट्ठे हुए और काफ़ी लोग तो फेस्टिवल के ओकेजन से इकट्ठे हुए थे, काफ़ी लोग पीसफुल वहाँ पर बात कर रहे थे। अभी लोगों को ये पता ही नहीं था, इतनी देर में जनरल डायर जिसको ये कमांड दे दिया गया था अमृतसर का और मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका था, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और इनोसेंट लोगों पर ही, जिनके पास कुछ भी वेपन्स नहीं थे, उन पर दनादन गोलियां बरसानी शुरू कर दी। और वो अपने इस एक्ट पर शर्मिंदा भी नहीं हुए जिसमें हंड्रेड्स ऑफ लोग मारे गए थे।
वो अपने इस एक्ट पर रत्ती भर भी शर्मिंदा नहीं हुए थे। ये जलियांवाला बाग मैसेकर का आप लिख सकते हैं, और जलियांवाला बाग मैसेकर का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसमें आप हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन में रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट इंडियंस के जो एक्शन थे वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्लस उसके कंक्लूजन में आप जलियांवाला बाग मैसेकर के रिजल्ट्स या आउटपुट डाल सकते हैं, उसके आउटकम्स डाल सकते हैं, जिसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट जब हड़ताल सत्याग्रही ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती इंडियंस को, सत्याग्रही को क्रॉल करने को कहा, उनको ज़मीन पर रेंगने को कहा गया, उनको ज़मीन पर नाक रगड़ने को कहा गया, उनको जैसे ही कोई ऑफिसर देखे उनको सलाम ठोकने को कहा गया, ज़बरदस्ती उनसे एक्शन करवाए गए और उनको जेल में ठूस दिया गया। गांधी जी ने जब देखा कि ये एक एक्शन, जो ये सत्याग्रह है, ये एक नॉन वायलेंस से वायलेंस की तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि सत्याग्रही भी इतने ज़्यादा ट्रेन तो थे नहीं, तो उन्होंने भी इसके लिए अगेंस्ट फिर वो एक्शन वायलेंटली लेना शुरू हो गए थे। तो ये गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया था। यहाँ पर सत्याग्रह कॉल्ड ऑफ हुआ था, सत्याग्रह कॉल्ड ऑफ हुआ था। अगेन अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कब एनसीएम दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुआ, सीडीएम दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब कॉल्ड ऑफ हुआ, वो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपके चैप्टर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स, दैट इज व्हाट इज सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट किस इशू में हुआ था और उसके अगेंस्ट इंडियन से आवाज़ क्यों उठाई थी, देन उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर आता है दैट इज अबाउट खिलाफत मूवमेंट। नाउ व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट वाज कि गांधी जी को अब लग रहा था कि कोई भी आइडिया, मेरे को अब नेशन वाइड कुछ ऐसा आइडिया करना है जिसमें हिंदू मुस्लिम सब यूनिफाइड हों। इस आइडिया के लिए उनको एक उस वक्त एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिला, क्योंकि जैसे यूरोप के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की में ऑटोमन एम्पायर था, उसको यूरोपियंस ने कैप्चर कर लिया था। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर में खलीफा थे, ऑटोमन एम्पायर जो था मुस्लिम्स का था और वहाँ पर खलीफा थे, उनके हेड थे, वो भी मुस्लिम्स के हेड होते हैं। उन्होंने जब वहाँ पर खलीफा मूवमेंट में, खलीफा वहाँ पर हेड थे, उनको हटाकर यूरोपियंस ने अपने वहाँ पर अपने लोगों को कैप्चर करवा दिया था। इस बात का मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल से उनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा रिबेलियस वो फील कर रहे थे। इस चीज़ का उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला, और 2 ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली ये 2 ब्रदर्स थे जिन्होंने यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट बॉम्बे में लॉन्च किया। ठीक है, उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई जिसमें खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया। उनको सपोर्ट किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जब खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, उनको इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के पीछे बेनिफिट ये लगा कि इस तरह से मुस्लिम्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे अगर हम उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, और वाकई इस चीज़ का उनको बेनिफिट मिला भी और मुस्लिम्स उनके साथ अटैच्ड हुए। लेकिन आगे महात्मा गांधी ने ये प्लान कर रखा था कि हम कोई मूवमेंट लॉन्च करेंगे, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी इस चीज़ के फेवर में नहीं थी। गांधी जी को उनको कन्विंस करना था, गांधी जी को कन्विंस करना था, क्योंकि अभी तक इंडियन नेशनल कांग्रेस कहीं ना कहीं ये फेस कर रही थी, वो फील कर रही थी क्यों ना हम इलेक्शंस के ज़रिए आते हैं और इलेक्शंस के ज़रिए हम रूल करते हैं कंट्री पे, जबकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इलेक्शंस आते हुए भी वो पपेट ही रहेंगे, हम ब्रिटिशर्स के हाथों पपेट ही रहेंगे, आफ्टर ऑल तो उनका ही राज चलेगा। और गांधी जी चाहते थे नहीं, अब बस बहुत हो गया, अब हमारे को उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है और पूरा सब लोगों को मिलकर ही ऐसा करना है। आफ्टर ऑल कांग्रेस सेशन जो कि सितंबर में हुआ था कैलकाटा में, वहाँ पर गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल हो गए। 1920 सितंबर में कांग्रेस सेशन कैलकाटा में हुआ था। अगेन मैप वर्क और एमसीक्यू का क्वेश्चन है। 1920 सितंबर में महात्मा गांधी कांग्रेस लीडर को कांग्रेस सेशन में ये उनको कन्विंस करने के लिए सक्सेसफुल हो गए थे कि हमें एक नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करना है, और ये कैलकाटा सेशन में हुआ था। आपको मार्क करना आएगा, कैलकाटा में आपको मार्क करना है कौन सा सेशन, कांग्रेस सेशन सितंबर 1920 में हुआ था, तो कैलकाटा सेशन हुआ था, राइट। यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है खिलाफत मूवमेंट का। देन हम आते हैं गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। यहीं से बिगिनिंग होती है खिलाफत मूवमेंट के एंड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नाउ स्टार्टिंग में आपको ये क्वेश्चन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्टिंग में एज इट इज़ नहीं आता, कई बार घुमा फिरा कर भी आ जाता है कि गांधी जी क्या कहते थे, कि गांधी जी अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में उनके क्या क्या आइडियाज थे। अपनी बुक हिंद स्वराज, अगेन 1 मार्कर क्वेश्चन,
गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में मेंशन किया था कि जब तक हम नहीं चाहते हम आज़ाद, हम गुलाम रहना चाहते हैं, तब तक ही हम गुलाम हैं। अगर हम इनका यूज़ करना बंद कर दें अंग्रेज़ों का, तो हमारी गुलामी भी ख़त्म हो जाएगी। हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बंद कर दें, हम उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो हम कहीं ना कहीं आज़ादी हासिल कर ही लेंगे 2 साल के अंदर अंदर। और यही सब उनका आइडिया और उनके आइडियोलॉजी से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेस था। इस मूवमेंट में उन्होंने बहुत सारे लॉयर्स ने उनको, उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, हम स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड करेंगे इस मूवमेंट को। स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड कैसे करेंगे इस मूवमेंट को, उन्होंने लॉयर्स अपने जॉब से क्विट करेंगे, ठीक है। सब टाइटल्स ये इंग्लैंड ब्रिटेन क्या करते थे, ये हम इंडियंस को इम्प्रेस में और इन्फ्लुएंस में लेने के लिए जो हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनको टाइटल्स देते थे। उनको टाइटल्स देकर, जैसे कि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया और डिफरेंट हमारे यहाँ पर लोगों को टाइटल, नवाब के टाइटल दे देते थे। सब लोगों ने डिसाइड किया था हम अपने टाइटल्स वापस कर देंगे, इंग्लिश स्कूल्स को बैन कर देंगे, हम इंग्लिश स्कूल्स में स्टडीज़ करने नहीं चाहेंगे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं हम उनको नहीं अटेंड करेंगे, हम नहीं जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया ज़रूर था, सुनने में और करने में भी अच्छा लग रहा था, और सब एंथुजियास्टिक होकर प्लान कर रहे थे कि हम ये नेशन वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये नॉन वायलेंस तरीके से रहेगा। बस उसमें करना क्या है, हमने सारे जॉब से क्विट करना है, हमने किसी भी तरह से इन ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है, हम जो सेल्फ मेड प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं गांधी जी का ये भी कहना था, इसीलिए उन्होंने खादी के वेयरिंग पे जोर देना शुरू कर दिया था। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टेप बाय स्टेप अनफोल्ड होने वाला था, उसका सिटीज़ में क्या रहा उसका रिस्पांस, और टाउन्स में, सिटीज़ में क्या रिस्पांस रहा, कैसे आगे लेकर गए, प्लस कंट्री साइड उनका रिस्पांस कैसे रहा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे सेफ एट होम। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।